हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और शानदार तरीके के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा आज जो हम पढ़ेंगे वो वर्णमाला पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पीछे वाली वीडियो में जो पढ़ा है वो हमने भाषा की इकाइयां पढ़ी है। ठीक है, कि कुल भाषा की इकाइयां कितनी होती हैं और उनको कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज जो चैप्टर पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे बेटा? वर्णमाला। वर्णमाला क्यों पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। यूके ट्रिपल एससी जो होता है हर बार वर्णमाला में से 2 क्वेश्चन आपके जरूर बनाता है। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आपका कभी भी वर्णमाला से कोई क्वेश्चन गलत ना जाए और बड़े शानदार तरीके से वर्णमाला पढ़ेंगे जो जो क्वेश्चन आपके यूके ट्रिपल एससी में बनते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते बेटा। तो सब जने हेडिंग एरिया जरा वर्णमाला। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा? वर्णमाला। तो वर्णमाला की अगर बात करें आपसे बेटा हम सब जने कि वर्णमाला कहते किसे हैं और वर्णमाला किन 2 शब्दों से मिलकर बनी है, इसके बारे में जिक्र करें कि वर्णमाला की जरूरत क्या होती है। तो वर्णमाला में हम जानते हैं वर्णों को। वर्णमाला में ही जानते हैं कि वर्ण कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, इनका उच्चारण स्थान कैसे होता है, कौन सा कहाँ से स्वर बोलता है और कौन सा कहाँ से व्यंजन बोलता है, और किन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से वायु कम आती है, ज्यादा आती है, और कहाँ कंपन होता है, कहाँ नहीं होता है। तो ऐसे करके यहाँ पर व्यंजनों के वर्गीकरण करे गए हैं, स्वरों के वर्गीकरण करे गए हैं, एक एक करके यहाँ पर जानेंगे। तो वर्णमाला की बात करें बेटा तो वर्णमाला आपके 2 शब्दों के योग से मिलकर बनी है, जिसका नाम है वर्ण प्लस के माला। किससे मिलकर बनी बेटा? आपकी वर्ण प्लस के माला। तो कभी भी अगर आपसे पूछे कि वर्णमाला किन 2 शब्दों से मिलकर बनी है, तो आपको बताना बेटा वर्ण प्लस की माला। और जिसका शाब्दिक जो अर्थ होता है ना, जिसका अर्थ जो होता है वो होता है बेटा वर्णों की माला। क्या होता है बेटा? वर्णों की माला। कभी भी अगर पूछे वर्णमाला का अर्थ क्या होता है, तो वर्णमाला का अर्थ होता है बेटा वर्णों की माला। अर्थात अगर इसकी परिभाषा की बात करें, किसकी बात करें? परिभाषा की। तो परिभाषा क्या कहती है कि वर्णों के, किसके बेटा? वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित व क्रमिक, वर्णों के व्यवस्थित व क्रमिक संगठन को, क्रमिक संगठन को, संगठन को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्णमाला, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर पूछे कि वर्णमाला की परिभाषा क्या है, तो वर्णों के क्रमिक या वर्णों के व्यवस्थित व क्रमिक संगठन को क्या कहा जाता है बेटा? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्णों को व्यवस्थित व क्रमिक संगठन के अनुसार रखा गया है। वर्णों को बड़े व्यवस्थित तरीके से यहाँ बताया गया है कि कैसे रखे जाते हैं और कैसे पढ़े जाते हैं। आगे देखें तो अगर आपसे पूछेगा बेटा कि वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्णमाला में अगर पूछे आपसे, तो वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बताने बेटा आपको? 2 प्रकार के। तो वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्णमाला में अगर आपसे वर्ण पूछे तो बेटा कितने बताने हैं आपको? 2 बताने हैं। वे 2 कौन कौन से होते हैं याद रखना। एक तो होता है बेटा आपका स्वर, ठीक है, और एक दूसरा होता है आपका व्यंजन, याद रखना। ठीक है, एक क्या होता है? स्वर, और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। तो आप समझना कि वर्णमाला 2 शब्दों के योग से मिलकर बनी है, वर्ण प्लस की माला, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्णों की माला। अर्थात वर्णों के व्यवस्थित व क्रमिक संगठन को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। और वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं? 2 प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछे कि जो हमारी वर्णमाला है किस मतलब किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और कायदे में देखा जाए तो वर्णमाला आपकी 3 प्रकार की होती है बेटा। एक वर्णमाला होती है आबुगीदा वर्णमाला, एक होती है आपकी अवजद वर्णमाला, एक होती है आपकी रूढ़ी वर्णमाला। पर ये ज्यादा डीपली चीजें होती हैं, आपकी नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी के अनुसार दे रहा हूँ। कभी वर्णमाला पूछेगा तो कितनी बतानी है आपको? 3। वर्णमाला कायदे में जो होती है, वर्णमाला 3 प्रकार की होती है कायदे में। अगर आपसे बताऊं तो वर्णमाला कितने प्रकार की होती है बेटा? 3। एक वर्णमाला जिसे हम कहते हैं आबुगीदा वर्णमाला। क्या कहते हैं बेटा? आबुगीदा वर्णमाला, आबुगीदा वर्णमाला। ठीक है, और दूसरी जो वर्णमाला होती है उसका नाम है बेटा अवजद वर्णमाला। कौन सी होती है? अवजद वर्णमाला, अवजद वर्णमाला। एक वर्णमाला जिसका नाम है आबुगीदा वर्णमाला, दूसरी अवजद, और तीसरी वर्णमाला जो होती है जिसका नाम बेटा रूढ़ी वर्णमाला। कौन सी बतानी है आपको? रूढ़ी वर्णमाला। तो वर्णमाला जो है कायदे में देखी जाए तो 3 प्रकार की है, एक तो आबुगीदा, एक अवजद, और एक कौन सी आपकी? रूढ़ी वर्णमाला। आबुगीदा वर्णमाला किसे कहते हैं? देखो हम जो पढ़ रहे हैं ना,
हम हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे हैं और हिंदी वर्णमाला किस में लिखी जाती है? आपकी देवनागरी। और देवनागरी वर्णमाला किस में आती है बेटा? आपकी आबूगीदा वर्णमाला के अंतर्गत आती है। तो याद रखना, जो आपकी देवनागरी है ना, जो देवनागरी जो है आपकी देवनागरी वर्णमाला जो है, यो बेटा देवनागरी वर्णमाला या देवनागरी लिपि जो है आपकी, वो किसके अंतर्गत आती है? आपकी ये बेटा आबूगीदा वर्णमाला के अंतर्गत ही आती है। कि जो हम अपनी वर्णमाला पढ़ते हैं और वर्णमाला हमारी देवनागरी, और देवनागरी किस वर्णमाला के अंतर्गत? आपकी आबूगीदा वर्णमाला में। जबकि आबूगीदा वर्णमाला कहते किससे बेटा? कि जब आपको लगे कि जब आप व्यंजन के साथ स्वर को मात्रा के रूप में, अर्थात स्वर को व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में लगाकर लिख रहे हो, तो समझ लेना वो आपकी आबूगीदा वर्णमाला है। हम जब अपने शब्द लिखते हैं, वर्ण लिखते हैं, कोई भी शब्द लिखते हैं, तो हम स्वर को व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में भी लिखते हैं और स्वर को अलग करके भी लिखते हैं। ठीक है, तो जहां स्वर को मात्रा के रूप में लिखा जाए व्यंजन के रूप में, तो आपकी वो आबूगीदा वर्णमाला है। जैसे मान लो अगर हमने लिखा है यहाँ पर राम, तो राम लिखेंगे तो हम भाई राम पे आ लगाकर इसकी मात्रा आ लगाएंगे, तो इसका मतलब स्वर को हमने रा के साथ मात्रा के रूप में लगाया, तो हमारा ये आबूगीदा वर्णमाला में। जबकि अवजद वर्णमाला किसे कहते हैं बेटा? अवजद वर्णमाला होती है वो आशुलिपि, जैसे शॉर्ट हैंड वगैरह होता है ना, इस अवजद वर्णमाला को वही पढ़ पाता है जो इस वर्णमाला को जानता है। ठीक है, जैसे मान लो आशुलिपि में जैसे आपने भैया राम लिखा, तो आप राम लिख रहे हो, तो जो शॉर्ट हैंड होती है, जो उर्दू वगैरह होते हैं, ये सारी की सारी किस में आती है बेटा? अवजद वर्णमाला में आती है। जबकि रूढ़ी वर्णमाला वो होती है बेटा कि जहां स्वर और व्यंजन को अलग करके लिखा जाता है। मान लो अगर मुझे राम लिखना है, तो मैं रै को अलग लिखूंगा, आ को अलग लिखूंगा और मैं को अलग लिखूंगा। तो याद रखना, जो आपकी अवजद वर्णमाला है वो आपकी शॉर्ट हैंड या आपकी आशुलिपि वगैरह जो होती है वो उसमें आती है। और रूढ़ी वर्णमाला जो होती है बेटा, इसमें क्या होता है कि स्वर को व्यंजन के साथ अलग करके लिखा जाता है, और हमारी वर्णमाला में स्वर को व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में करके लिखा जाता है। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दी है कि वर्णमाला कायदे में 3 प्रकार की होती है। देखेंगे तो आबूगीदा वर्णमाला, अवजद वर्णमाला और आपकी रूढ़ी वर्णमाला। ठीक है ना, हम जो वर्णमाला पढ़ते हैं देवनागरी वर्णमाला, वो किस प्रकार की वर्णमाला होती है? आपकी आबूगीदा वर्णमाला होती है। ठीक है, जबकि वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2, एक तो स्वर और एक क्या होता है आपका? व्यंजन। अब हम जानेंगे बेटा कि यहाँ पर एक एक करेंगे। पहले जानेंगे स्वर किसे कहते हैं, स्वर कौन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर ना आगे चलते हम। चलिए बेटा आगे देखो, आगे सब जने हेडिंग करो बेटा स्वर। अगर स्वर की अगर बात करें बेटा हम ध्यान से, तो स्वर कहते किसे हैं? ठीक है, देखो अगर स्वर की बात करूं आपसे, तो स्वर आप देखोगे तो 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है। ये मिलकर बनाया सु प्लस के बेटा क्या अर, किससे मिलकर बनाया? सु प्लस के अर। अगर इसमें संधि देखेंगे तो बेटा इसमें संधि होती है यण संधि। कौन सी संधि होती है? यण संधि। क्योंकि पहले स्वर शब्द के बारे में जानते हैं कि स्वर शब्द है क्या और स्वर शब्द से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्वर जो शब्द है ये आपका बेटा सु प्लस के अर से मिलकर बना, और जिसमें संधि कौन सी होती है? यण संधि। यण संधि का मतलब क्या होता है बेटा? यण संधि का एक नियम है, जब आपको संधि पढ़ाऊंगा बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा जानकारी में दे देता हूँ कि स्वर शब्द आया कैसे। तो यण संधि का एक नियम है, जब आपको लगे किसी शब्द का प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण अगर मान लो उ और बड़ा उ हो, और उसका मेल अगर बेटा आप किसी भिन्न स्वर से कर रहे हो, किससे कर रहे हो? किसी भिन्न स्वर से आप करते हो, तो याद रखना ये जो बदलाव होता है किसमें बदल जाता है? ये आपका बै में बदल जाता है, और यहाँ जो भी आपकी मात्रा होती है वो जो भी स्वर होता है वो इसके रूप में मात्रा के रूप में लग जाता है, मात्रा के रूप में। ठीक है, याद रखना। जैसे मान लो यहाँ पर बढ़ता आपका सु प्लस के अर, तो आप सु प्लस के अर को देखो यहाँ पर ध्यान से। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे 1 मिनट के लिए सु लिखा और प्लस में क्या लिखा मैंने? अर लिखा। ठीक है, आप इस चीज को जोड़ोगे तो इस शब्द का अंतिम वर्ण उठाओ, क्या उठाया आपने? छोटा उ। और इस शब्द का प्रथम वर्ण उठाओ तो क्या उठाया आपने? ए। तो इन दोनों के योग से देखो, जब छोटा उ या बड़ा उ का मेल किसी भिन्न स्वर से हो जाए तो क्या बनता है बेटा? आपका बै। तो यहाँ पर बन गया आपका बै। ठीक है, अगर यहाँ स्वर आ होता तो मात्रा यहाँ आ लगाते, ई होता तो मात्रा यहाँ ई लगाते। जब यहाँ स्वर बेटा आपका ए है तो ए की कोई मात्रा लगाई जाती नहीं, आपको मैंने अच्छी तरह बता दिया। तो भाई ये बै बन गया। अब जब आप इसे जोड़ोगे तो आप मुझे बताओ, जब आपने से में से छोटा उ निकाल दिया तो बेटा से तो कैसा हो गया? आधा हो गया। जब किसी व्यंजन में से आप स्वर निकालते हो तो आधा हो जाता है। अब ये छोटा उ और ऐसे क्या बन गया बेटा? आपका बै बन गया। बै आपने लिख दिया और बेटा ए खत्म तो हो गया जुड़कर, बचा क्या आपका रे, तो तब जाकर आपका शब्द क्या बना? आपका बेटा स्वर। और इसी वजह से कहा जाता है कि स्वर में जो संधि होती है वो कौन सी होती है? आपकी यण संधि होती है। मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। फिलहाल थोड़ा सा मैंने जानकारी आपको यहाँ पर ये दे दी है कि कभी भी अगर आपसे स्वर में संधि पूछे तो आपको बतानी कौन सी? यण संधि, क्योंकि स्वर शब्द आपका सु प्लस अर से मिलकर बना है।
क्योंकि यण संधि का एक बेटा आपका नियम होता है कि जब उ और बड़े उ का मेल किसी भिन्न स्वर से करते हैं तो उसका परिवर्तन बै में हो जाता है, और जहां से आप उ और छोटा उ निकालोगे तो वो व्यंजन आपका आधा हो जाता है, और छोटे उ और भिन्न स्वर से जो स्वर बनता है उससे बै बनाकर उसके साथ जोड़ देते हैं, और जो बचा शब्द बाद वाला उसे सेम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे अगर बात करें बेटा हम स्वर की परिभाषा कि स्वर कहते किसे, स्वर की परिभाषा क्या होती है, तो ध्यान से सुनना बेटा कि स्वर की अगर बात करें आपसे हम बेटा, तो स्वर की अगर परिभाषा की बात करें तो स्वर कहते किसे हैं। देखो स्वर एक ऐसे वर्ण होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब होता है कि जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो ये उच्चारण करते समय या उच्चारण होते समय ये किसी की मदद नहीं लेते, अर्थात बिना किसी सहायता से उच्चरित ध्वनियों को हम क्या कहते हैं बेटा, स्वर कहते हैं, या स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है बेटा, स्वर कहा जाता है। क्योंकि स्वर की अगर परिभाषा करें तो संस्कृत में स्वर की परिभाषा ये दे रखी है कि स्वयं रजान्त इति स्वर है। संस्कृत में जो बेटा इसकी परिभाषा है वो क्या है बेटा आपकी, स्वयं रजान्त, स्वयं रजान्त इति स्वर है, स्वयं रजान्त बेटा इति स्वर है। ये बेटा संस्कृत में इसकी परिभाषा दे रखी है कि कभी अगर पूछे कि स्वयं रजान्त इति स्वर है ये किसकी परिभाषा है, तो आपको बताना है स्वर की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा यही है सिंपल सा कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, क्या बेटा आपके स्वतंत्र रूप से, लिखो सब जने कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को, बोले जाने वाले वर्णों को बेटा क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर, स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं और स्वयं पर आश्रित होते हैं। और स्वयं पर क्या होते हैं बेटा, ये आश्रित, किसी का सहारा नहीं लेते हैं, स्वयं पर आश्रित होते हैं, स्वयं पर आश्रित होते हैं। इसलिए अगला पॉइंट बेटा, इसलिए बेटा इन्हें क्या कहा जाता है, इसलिए इन्हें स्वाश्रित वर्ण भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें बेटा क्या, स्वाश्रित वर्ण भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें स्वाश्रित वर्ण भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई बेटा आपको कि अगर स्वर की परिभाषा की बात करें तो स्वयं रजान्त इति स्वर है, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है बेटा, स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं और स्वयं पर आश्रित होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है बेटा, स्वाश्रित। स्वाश्रित जो स्वयं पर आश्रित है उन वर्णों को कहते हैं बेटा क्या, स्वर। इतनी बात समझ में आई। और जो दूसरे पर आश्रित होते हैं उन्हें कहते हैं पराश्रित। जैसे हम व्यंजन पढ़ेंगे तो व्यंजन स्वर पर आश्रित होता है, इसलिए व्यंजन का दूसरा नाम पराश्रित होता है। और जबकि स्वाश्रित वर्ण किन्हें कहते हैं बेटा, स्वर को। और बेटा स्वर को हम अच भी कहते हैं। स्वर की बात करें तो स्वर को अच के नाम से भी जाना जाता है। किससे बेटा, अच। स्वर को अच भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि स्वर के नाम है। आप स्वर को अच कह दो या स्वर को स्वाश्रित कह दो या स्वर को स्वर कह दो, ये किसके नाम होते हैं बेटा, स्वर के ही होते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं जब आप इनका उच्चारण करते हो ना। जैसे मान लो ये स्वर तंत्रियां हैं। स्वर तंत्रियां कौन सी होती हैं, जैसे सबसे पहले जो मेन पॉइंट है आपका वो क्या होता है बेटा, कंठ। एक ये है, कंठ के बाद आता है बेटा तालु। तालु के बाद क्या आता है बेटा, मूर्धा। मूर्धा के बाद बेटा क्या आता है, दंतीय। और दंती के बाद क्या आता है बेटा आपका, ओष्ठ। ठीक है, ये स्वतंत्रियां हैं आपकी। मान लो अगर कोई स्वर आपका कंठ से बोला तो वो किसी की मदद नहीं लेगा, वो कंठ से अपना आप ही बोलेगा। कोई स्वर आपका तालु से बोला तो वो किसी की मदद नहीं लेगा। कोई स्वर मूर्धा से बोला तो वो किसी की मदद नहीं लेगा। कोई स्वर दंत से बोला तो कोई किसी मदद नहीं लेगा किसी की, और ओष्ठ से बोला तो भी मदद नहीं लेगा। ये इन स्वर तंत्रियों से स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, किसी की सहायता लेकर ये नहीं बोलता। जबकि व्यंजन क्या होता है, अगर व्यंजन मान लो कंठ से बोलेगा तो वो स्वर की सहायता से लेगा, व्यंजन तालु से बोलेगा तो वो स्वर की सहायता से बोलेगा, व्यंजन मूर्धा से बोलेगा तो स्वर की सहायता से बोलेगा। तो इसलिए व्यंजन जो है वो आश्रित होता है और जिसी कारण व्यंजन को पराश्रित कहते हैं। और स्वर जो होता है वो आश्रित नहीं होता है, वो स्वयं पर ही आश्रित होता है, इसलिए इसे स्वाश्रित वर्ण के नाम से जाना जाता है।
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा कि स्वर की परिभाषा क्या होती है और क्या चीज होती है, क्या चीजें नहीं होती है। अब मेन पढ़ते बेटा यहाँ पर आगे कि स्वर है कितने, कैसे कैसे संख्या पूछी जाती है, तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। तो आप हेडिंग एरिया समझना बेटा स्वरों की संख्या का वर्गीकरण, ठीक है। क्या हेडिंग करना बेटा आप सभी को, स्वरों की संख्या का वर्गीकरण, ठीक है। स्वरों की संख्या का वर्गीकरण। तो स्वरों की संख्या का वर्गीकरण बेटा आपका 4 आधार पर किया जाता है। कितने आधार पर किया जाता है? 4 आधार पर। तो कभी भी स्वरों की संख्या का वर्गीकरण करेंगे तो कितने आधार पर करेंगे? 4। पहला अगर बात करें बेटा तो पहला आपसे पूछेगा कि ये बताइए सब जने कि भाई मूल, पहला आधार की बात करें आपसे बेटा तो पहला आधार क्या है? पहले आधार में आपसे पूछेगा कि बताइए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। क्या पूछेगा आपसे बेटा कि मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर। ये नहीं पूछेगा तो आपसे कहेगा बेटा कि मौलिक स्वर कितने होते हैं। क्या पूछेगा आपसे? मौलिक स्वर कितने होते हैं। मान लो ये नहीं पूछेगा तो आपसे कहेगा कि बताइए लघु स्वर कितने होते हैं। क्या कहेगा बेटा आपसे? लघु स्वर कितने होते हैं। अगर मान लो लघु स्वर नहीं पूछेगा तो आपसे कहेगा एक मात्रिक स्वर कितने होते हैं। क्या पूछेगा आपसे बेटा? एक मात्रिक स्वर कितने होते हैं। मान लो एक मात्रिक नहीं पूछा तो आपसे पूछेगा कि बताइए हिरस्वर कितने होते हैं। क्या पूछेगा आपसे? हिरस्वर कितने होते हैं, ठीक है। और हिरस्वर नहीं पूछेगा तो आपसे कहेगा बताइए ऋण स्वर कितने होते हैं। क्या पूछेगा आपसे? ऋण स्वर कितने होते हैं। ये सभी एक ही परिभाषा है और इन सभी का आंसर केवल आपको एक ही देना। अगर आपसे मूल स्वर पूछे या आपसे मौलिक स्वर पूछे, आपसे लघु स्वर पूछे या आपसे बेटा एक मात्रिक स्वर पूछे या आपसे हिरस्वर स्वर पूछे, आपसे ऋण स्वर पूछे, इन सभी की जो संख्या आपको बतानी है बेटा वो सभी की संख्या बतानी कितनी आपको? 4। कितनी बतानी है आपको? 4। वे 4 में कौन कौन से बेटा? एक तो आपका ए, एक आपका बेटा छोटी ई, और एक आपका बेटा छोटा ऊ, और एक कौन सा हो गया आपका बेटा यहाँ पर री। ये 4 जो है इनको बेटा हिरस्वर कहते हैं। हिरस्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है, इसीलिए इनको हिरस्वर कहा जाता है। और इनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, इसी कारण इनको बेटा एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। बोलने में सबसे कम समय लगता है तो हिरस्वर, एक मात्रा का समय लगता है तो एक मात्रिक स्वर। और ये बेटा सबसे छोटे स्वर होते हैं, मतलब कि छोटे का मतलब इनको हम खंडन नहीं कर सकते। लघु मतलब कि छोटा रूप होता है, इसलिए इन्हें लघु स्वर। मूल का मतलब भी छोटा ही होता है तो इन्हें मौलिक या मौलिक स्वर। और ऋण का मतलब बेटा इनको हम तोड़ नहीं सकते, इनको विभाजित नहीं कर सकते हैं, इनको तोड़कर कोई हम रूप नहीं बना सकते हैं, इसी कारण इनको ऋण स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे कभी पूछेगी बताइए बेटा कि मूल स्वर कितने हैं तो भी 4 बताना, मौलिक स्वर पूछे तो भी आपको 4 ही बताने। चलिए आगे अगर पूछे बेटा तो ये तो हो गया आपका बेटा पहला। दूसरा अगर आधार की बात करें तो दूसरा पूछेगा आपसे कि बताइए सब जने दूसरा पॉइंट में कि भाई कुल मूल स्वर कितने होते हैं। क्या पूछेगा आपसे बेटा कि बताइए कुल मूल स्वर, कि कुल मूल स्वरों की अगर संख्या पूछेगा आपसे, या आपका सही कहेगा कि उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? उच्चारण के आधार पर, ठीक है। अगर आपसे कुल मूल स्वर पूछे या उच्चारण के आधार पर पूछे तो बेटा आपको जो जवाब देना है ना, आपको जो जवाब देना है तब आपको जवाब देना कितना बेटा? 10। कितना देना आपको? 10। अगर पूछ रहा है कुल मूल स्वर कितने होते हैं तो 10 बताने। नॉर्मल अगर आपसे मूल स्वर पूछ रहा है तो आपको 4 बताने। आपसे पूछ रहा है उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं तो 10 बताने। और ये उच्चारण के आधार पर जो 10 माने हैं ना बेटा, ये उच्चारण के आधार पर 10 मानने वाले कौन थे? तो पंडित कामता प्रसाद गुरुजी। पंडित कामता प्रसाद गुरुजी, ठीक है। ये पंडित कामता प्रसाद गुरुजी की अगर बात करूं बेटा तो हिंदी व्याकरण के सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माने जाते हैं। अगर इनकी बात करूं बेटा तो पंडित कामता प्रसाद गुरुजी को बेटा हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना, थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। हिंदी का अगर पाणिनि पूछे
तो हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? पंडित कामता प्रसाद गुरुजी को। इनकी एक बेटा रचना है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। कौन सी रचना बेटा? अष्टाध्यायी। ये अष्टाध्यायी जो है बेटा आपकी, ये पाणिनि की रचना है, जो बेटा किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है आपकी लौकिक संस्कृत में। किस में लिखी गई है? लौकिक संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, लौकिक संस्कृत किसे कहते हैं बेटा? वैदिक संस्कृत का परिवर्तित रूप ही आपका लौकिक संस्कृत होता है। वैदिक संस्कृत जब लोक में प्रचलित होने लगी तब इसका नाम रखा गया क्या? लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत में लिखा गया पहला जो ग्रंथ साहित्य का माना जाता है वो आपका कौन सा माना जाता है? रामायण माना जाता है। ठीक है ना, आपका महाभारत रामायण ये सब आपकी लौकिक संस्कृत में लिखी हुई है। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा बेटा बाद में। ठीक है, तो ये थोड़ी जानकारी आपको दे दी। तो पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने उच्चारण के आधार पर कभी कभी पूछे कि भाई उच्चारण के आधार पर 10 स्वर किसने माने हैं, तो आपको बताने पंडित कामता प्रसाद गुरुजी को। ठीक है, अब ये 10 हैं कौन कौन से, जरा इनके बारे में अच्छे से चर्चा कर ले बेटा। तो अगर 10 की बात करें आपसे बेटा, तो 10 में याद रखना 3 तो बेटा ये आपके इनके छोटे रूप होते हैं, छोटा ए, छोटा ई और कौन सा बेटा? छोटा ऊ। 3 तो ये छोटे हो गए। 3 इनके आगे बेटे बड़े रूप, जिन्हें हम कहते हैं बड़े रूप का मतलब बड़ा आ और बड़ी ई और कौन सा बेटा? बड़ा ऊ। ठीक है, ये आगे कौन से बेटे? इसके बड़े रूप। ये याद रखना जो बड़ा आ और बड़ी ई और ये बड़े ऊ हैं, इन 3 को बेटा हम पूर्ण दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? पूर्ण दीर्घ स्वर। क्या कहा जाता है इन्हें? पूर्ण दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो कभी भी भविष्य में एग्जाम में आपसे पूछे ना कि बताइए पूर्ण दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो भाई आपको जवाब देना है कितना? 3। और बेटा जो 6 तो ये हो गए, बचे कितने? 4। 4 जो होते हैं बेटा वे होते हैं आपके ए, एक होता है आपका बेटा आई, एक होता है बेटा आपका ओ और एक होता है आपका बेटा औ। ये 4 होते हैं। ठीक है, इनको बेटा जो कहा जाता है, इनको कहा जाता है संयुक्त स्वर। क्या कहा जाता है बेटा? संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक है, ये संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा ये 2 स्वरों के योग से मिलकर बने होते हैं। मैं आपको बताऊंगा किन किन से मिलकर बने होते हैं, सब बताऊंगा आपको। फिलहाल आपको क्या याद रखना है? आपको इतना समझना है कि अगर आपसे कुलमूल स्वर पूछे या उच्चारण के आधार पर पूछे तो आपको 10 बताने। माने किसने थे उच्चारण के आधार पर? पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने। पंडित कामता प्रसाद गुरुजी को हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। इनकी एक रचना थी अष्टाध्यायी, वो किस में लिखी हुई थी बेटा? आपकी लौकिक संस्कृत में लिखी गई थी। और बात करें 10 कौन कौन से थे, तो 3 तो बेटे छोटे रूप आते हैं ए, ई और उ, और बेटा 3 इनके बड़े रूप आते हैं जिन्हें हम बेटा पूर्ण दीर्घ स्वर के नाम से भी जानते हैं। और जबकि 4 जो होते हैं उनको कहा जाता है बेटा संयुक्त स्वर, क्योंकि ये 2 स्वरों के योग से मिलकर बने होते हैं। इतनी बात समझ में आएगी? ठीक है, तो 4 मैंने आपको बताया था, इसमें 2 मैंने कंप्लीट करा दी संख्या। अगली संख्या तीसरे पर पहुंचे बेटा। तो तीसरा क्या कहता है यहां पर बेटा? तीसरे में पॉइंट याद रखना, तीसरे में नॉर्मल आपसे ये कहेगा कि ये बताइए स्वरों की संख्या कितनी होती है, बस खाली ऐसी कहेगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तीसरे में। तो अगर नॉर्मल आपसे स्वरों की संख्या पूछ रहा है तो भैया आपको बतानी कितनी? 11 है। कितनी बतानी है? 11 है। तो नॉर्मल स्वरों की संख्या पूछने पर आपको 11 बतानी है। 11 में बेटा 10 तो अभी हमने आपको पढ़ाई दिए, एक जो बचा एक उसका नाम होता है बेटा कौन सा? आपका रिरी। कौन सा होता है? आपका रिरी। ठीक है, एक जो होता है वो बेटा कौन सा होता है? आपका रिरी होता है। उसके बाद देखेंगे बेटा स्वरों की संख्या 11 हो गई। अगर अगले पॉइंट की बात करें हम बेटा, अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट जो चौथा मैंने आपको वर्गीकरण बताया था, चौथे पॉइंट में आपसे पूछेगा कि कुल स्वर कितने होते हैं। क्या पूछेगा आपसे बेटा? कि कुल स्वरों की संख्या। कि अगर पूछेगा कुल स्वरों की संख्या, तो कुल स्वरों की अगर बेटा आपसे संख्या पूछ रहा है, ठीक है, या आपसे पूछ रहा है कि परंपरागत के आधार पर, परंपरागत के आधार पर, किसके आधार पर? परंपरागत के आधार पर पूछ रहा है चाहे आपसे, ठीक है, या बेटा आपसे पूछ रहा है लेखन के आधार पर। किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। ठीक है, तो अगर मान लो उसने पूछा कुल स्वरों की संख्या, या पूछा परंपरागत के आधार पर, या उसने पूछा बेटा लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो बेटा सबका आपको जवाब देना है। कितने होते हैं? 13। कितने बताने बेटा? आपको 13 ही बताने कि कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, जबकि नॉर्मल स्वरों की संख्या पूछेगा आप तो आपको 11 बताने। ऐसी कह रहा है ना, खाली स्वरों की संख्या तो 11, कुल स्वर 13, लेखन के आधार पर 13, परंपरागत के आधार पर 13, जबकि उच्चारण के आधार पर 10। माने किसने? पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने। ठीक है, पूछे आपसे भाई खाली स्वरों की संख्या तो आपकी 11 है नी, और कुल मूल स्वर पूछे तो 10।
जबकि मूल स्वर पूछे तो 4, मौलिक स्वर 4, ऋण स्वर 4, ह्रस्व स्वर आपके भी 4। ठीक है ना। चलिए ये जो 13 है, ये 13 में कैसे कैसे इनके बारे में अगर बेटा चर्चा करूं तो 13 में ध्यान से सुनो। 13 में बेटा हमने 11 तो अभी पढ़ लिए, ठीक है, 11 तो हमने जान लिए कौन से हो गए, जबकि दो जो बचे आपके, कौन से बचे, दो, ये दो बचे, एक बचा आपका बेटा अंग, ठीक है, एक अंग, और एक बचा क्या आपका बेटा अह, क्या बचा आपका बेटा अह। तो ये दो जो है, ये दो अंग और अह, इनको ऐड कर कर भाई साहब संख्या हो जाती है कितनी आपकी, 11 हो जाती है। इस अंग को किस नाम से जाना जाता है, तो बेटा इसे अनुनासिक के नाम से जानते हैं। इसे कहां से जानते हैं, इसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसको जाना जाता है बेटा विसर्ग के नाम से। किससे जाना जाता है, विसर्ग के नाम से। दूसरी बात, इसके ऊपर बिंदी लगी होती है, इसी कारण इसको बेटा शीर्ष बिंदु वर्ण भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, शीर्ष बिंदु वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, शीर्ष बिंदु वर्ण भी कहा जाता है। इतनी बात सुन में आई, ठीक है बेटा। इसके पास में बिंदी लगी होती है तो इसको बेटा पार्श्व बिंदु वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, पार्श्व बिंदु वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास में बिंदी लगी होती है, पार्श्व बिंदु वर्ण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात तो ये बेटा, इन दोनों को अयोगवाह के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, अयोगवाह वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अयोगवाह वर्ण अगर कभी आपसे पूछेगा तो वे कौन से होते हैं बेटा, अंग, और एक क्या होता है आपका अह। इतनी बात याद रखोगे, ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल ये है कि ये जो अयोगवाह मैंने बोला है, आप सभी कमेंट में लिखकर बताना इसका आंसर। सब जने बताओ कि अयोगवाह की संज्ञा किसने दी थी, अयोगवाह की संज्ञा या अयोगवाह का नाम जो दिया था वो किस कवि ने दिया था, कि मतलब इन दो को जो अयोगवाह कहा है, अयोगवाह का मतलब नाम जो दिया है वो कवि कौन था, उस विद्वान का नाम क्या था। सब जने इसे कमेंट में लिखकर मुझे बताना, ठीक है ना। मैं कमेंट का इंतजार करूंगा बेटा कि आपने क्या इसका आंसर दिया है, कि किस कवि ने अयोगवाह नाम दिया था, किस कवि ने अयोगवाह नाम दिया था। ये सब जने आपको बताना है, चाहे सर्च करो कहीं से भी देखो, आपके लिए कार्य है, इसे करना है। इतनी बात सुना गई। तो बेटा ये थी आपकी स्वरों की संख्या, कि किसी भी लेवल में, किसी भी परिभाषा में अगर स्वरों की संख्या पूछेगा तो यहां से नहीं बचेगा, आपको मैंने शहरी संख्या के रूप में आपको बता दी, ठीक है। चलिए तो आगे अब चलते हैं बेटा, हमने ये जान लिया कि कितने स्वर हैं। अब ये जानेंगे हम इसके बाद कि इन सभी स्वरों को बोला कहां से जाता है, अर्थात जो स्वर तंत्रियां हैं, कौन से ऐसे स्वर हैं जो आपके तालु से बोलते हैं, कौन ऐसे स्वर हैं जो आपके कंठ से बोलते हैं, कौन ऐसे स्वर हैं जो आपके कंठ प्लस तालव्य से बोलते हैं। तो रीजन क्या है मैं सब चीज बताता हूं, ठीक है। चलिए तो ध्यान से सब जने हेडिंग करो बेटा, एक तरफ लिखो सब जने बेटा यहाँ पर स्वर, ठीक है। एक तरफ क्या लिखो आप सब जने, स्वर, और एक तरफ आप लिखना बेटा यहाँ पर उच्चारण स्थान। क्या लिखना है आपको, उच्चारण स्थान। क्या लिखना है, उच्चारण स्थान, ठीक है बेटा। जैसे मान लो उसने कहा आपसे कि बताइए सब जने, जैसे उसने कहा कि एक होता आपका ए, एक आ, और एक होता बेटा एह, इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है। दूसरा बेटा एक ई और एक आपका बेटा बड़ी, इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है। एक बेटा छोटा ऊ और एक होता आपका बड़ा ऊ, इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है। एक होता बेटा आपका री, इस री का उच्चारण स्थान कहां से होता है। एक होता बेटा ए और एक होता बेटा आई, इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है। एक होता बेटा आपका ओ और एक होता आपका बेटा यहाँ पर डबल ओ, इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है। अगर आगे करें तो एक होता बेटा आपका अंग, इसका उच्चारण कहां से होता है। तो कुल मिलाकर बेटा ये कितने स्वर लिख दिए मैंने यहाँ पर, ये 13। अब इन 13 स्वरों के उच्चारण स्थान देखते हैं कि बोलते कहां से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखें बेटा यहाँ पर, तो सबसे पहले जो पॉइंट है आपका वो है आपका ए, आ और आपका एह। अगर इनके उच्चारण स्थान की बात करें तो इनका उच्चारण स्थान जो होता है ना बेटा, वो होता है आपका कंठ से। कहां से होता है, कंठ से। तो कभी भी पूछे इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है, तो इनका उच्चारण स्थान कहां से बताना बेटा, आपको कंठ से बताना है। कहां से बताना है बेटा, कंठ से। ये जो बोलते हैं कहां से बोलते हैं, कंठीय से बोलते हैं, ठीक है। कहां से बोलते हैं, कंठीय से। तो कभी भी ए का उच्चारण स्थान कंठ बताना है, और आ का कंठीय और ए का भी कंठीय। कंठीय कह दो या बेटा आप इसे डायरेक्ट आप कंठ भी कह सकते हो, ठीक है। चलिए ई और बड़ी, ई का उच्चारण स्थान पूछेगा तो आपको बेटा जवाब देना है तालु से। किससे देना बेटा, तालु से। ये बोलते हैं बेटा तालु से, अर्थात कह सकते हैं बेटा तालव्य। अब तालु और तालव्य कहां होता है, मुख में। तो जो मुख की ऊपरी छत होती है ना बेटा, तो मुख की ऊपरी छत का जो पिछला हिस्सा होता है उसी को तालु कहा जाता है। याद रखना, मुख की ऊपरी छत के पिछले हिस्से को तालु कहते हैं, ठीक है।
दूसरा आता है बेटा आपका छोटा ऊ और कौन सा बड़ा ऊ। ये जो बोलते हैं बेटा कहां से बोलते हैं आपके ओष्ठ, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है ओष्ठ, ये हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पर आपका ओष्ठीय, ओष्ठीय कह सकते हैं बेटा ओष्ठीय। तो कभी भी अगर पूछे कि बताइए ऊ या छोटा ऊ का उच्चारण स्थान कहां से होता है तो आपको जवाब क्या देना बेटा ओष्ठीय से। कहां से होता है ओष्ठीय, ओष्ठ कहते हैं बेटा होठों से। ये जो बोलते हैं होठों का प्रयोग करा जाता है तब जाकर इनका क्या होता है उच्चारण होता है। जबकि इस री की बात करें बेटा तो इस री का उच्चारण होता है बेटा आपका मूर्धा से। कहां से होता है मूर्धा से। अब बेटा मूर्धा जो कहा जाता है, मूर्धा जो कहा जाता है वो कौन सा मुख का भाग होता है तो मुख की ऊपरी छत का अगला हिस्सा जो होता है वो मूर्धा होता है और मुख की ऊपरी छत का पिछला हिस्सा जो होता है वो आपका बेटा तालु होता है। तो मुख की ऊपरी छत का अगला क्या हो गया मूर्धा और पिछला क्या हो गया बेटा तालु। तो जब मुख की ऊपरी छत के पिछले अगले हिस्से का आप प्रयोग करोगे तब जाकर ये आपका री बोलेगा। ये बेटा जो री है ना, ये री इसकी बात करूं तो संस्कृत में, हिंदी में अगर देखेंगे तो हिंदी में जो इसका मतलब निकाला गया वो किससे निकाला गया इस री से, और संस्कृत में इसका रूप क्या बना जाए बेटा ये, ठीक है। जबकि इन दो की बात करते हैं, ये दो जो ऐसे हैं, दो स्वर ऐसे हैं बेटा, इनका जब उच्चारण करते हैं तो दो स्वर तंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लो इनकी बात करूं तो इनका उच्चारण करते समय आप कंठ का भी प्रयोग करोगे और साथ में बेटा यहाँ पर तालु का भी प्रयोग करोगे। कंठ और तालु दोनों को मिलाकर ही आप इसे बोलोगे। रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि बेटा ये दो स्वरों से मिलकर बनते हैं और जितने अभी हम स्वर यहाँ पर देख रहे हैं सभी स्वर एक ही कैटेगरी के थे, एक ही जाति के थे, लेकिन ये बेटा विजातीय स्वर आ जाते हैं क्योंकि ये भिन्न स्वरों के योग से मिलकर बनते हैं। अब जो भिन्न स्वर होते हैं तो उनके उच्चारण स्थान अलग अलग होंगे। तो ये उच्चारण स्थान कौन कौन से हो गए, एक तो कंठ हो गया और एक हो गया तालु। तो इसका मतलब हो गया कि एक तो कंठ मतलब कि ए आ इनका प्रयोग हो रहा होगा इसमें, और दूसरा तालु में ई और बड़ी इनका प्रयोग हो रहा होगा। तो ए आ और ई और बड़ी ई दोनों को मिलाकर ही क्या बनाया जा रहा है, ये दो स्वर बनाया जा रहा है। तभी हम कहते हैं बेटा इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है आपका कंठ तालव्य। क्या होता है बेटा कंठ तालव्य। कभी भी अगर पूछे अर्थात कंठ और साथ में क्या बेटा तालु का प्रयोग करते हैं तब ये जाकर बोलते हैं। ऐसी बेटा इनकी बात करूं तो ये जो बोलते हैं ये बोलते हैं कंठोष्ठीय। किससे बोलते हैं कंठोष्ठीय से। बेटा कंठोष्ठीय मतलब होता है कंठ प्लस ओष्ठ, कि जब कंठ का और साथ में आप ओष्ठ का प्रयोग करोगे तब जाकर आप बोलोगे इसे। जबकि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है बेटा अनुनासिक। क्या होता है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है बेटा कि जिन वर्णों का संबंध नाक और मुख दोनों से होता है उनको कहा जाता है अनुनासिक। अनुनासिक स्पर्शी वर्गीय व्यंजनों में भी काउंट किए जाते हैं। जो स्पर्शी वर्गीय व्यंजन होते हैं ना उनके जो पंचम वर्ग होते हैं, हर जैसे क वर्ग का पंचम वर्ग होता है, ट वर्ग का पंचम वर्ग होता है, च वर्ग का पंचम वर्ग होता है, तो सब स्पर्शी वर्गीय व्यंजनों के जो पंचम वर्ग होते हैं उनको हम अनुनासिक व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। उनको हम अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि अनुनासिक व्यंजन उसको कहा जाता है बेटा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से तो निकलती है लेकिन मुख के साथ साथ अगर नासिका द्वार से भी अगर बाहर को आ रही है, मतलब कि मुख के साथ साथ अगर वायु नाक से भी बाहर आती है तब वो व्यंजन या तब वो स्वर आपके कहलाते हैं अनुनासिक। क्या कहलाते हैं बेटा अनुनासिक। इतनी बात समझ में आएगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा ना बेटा यहाँ पर देखो तुम्हें बता देता हूं ये जो स्वर होते हैं किससे मिलकर बनते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो। जैसे मान लो मैं अभी कहूं आपसे कि जैसे पूर्ण दीर्घ मैंने आपको लिखवाए थे कि पूर्ण दीर्घ कितने होते हैं। पूर्ण दीर्घ स्वर के बारे में बताया था अभी आपको मैंने कि जो पूर्ण दीर्घ स्वर हैं उनकी संख्या कितनी बताई थी बेटा आपको मैंने 3 बताई थी। एक बताया था बेटा मैंने आपको बड़ा, एक बताया था यहाँ पर क्या बेटा बड़ी, और एक बताया था मैंने यहाँ पर बड़ा, ठीक है। ये जो मिलकर बनते हैं बड़ा और बड़ी, ये किससे मिलकर बनते हैं जरा ध्यान से सुनना। ये जो बेटा बड़ा है ये बनता है जब छोटा ए या बड़ा आ के साथ अगर आप बेटा छोटे ए या बड़े आ का मेल करोगे तब आपका क्या हो जाएगा बड़ा आ जाएगा। ऐसी छोटे ई की बात करूं आपसे तो छोटे ई में जब आप छोटी ई का मेल या बड़ी ई का मेल अगर आप बेटा छोटी ई या बड़ी ई से करोगे तो बेटा क्या आती है आपकी बड़ी बनकर तैयार होती है। ऐसी बेटा जो बड़ा ऊ है अगर बड़ा ऊ बनाना है तो बड़े ऊ का मेल या छोटे ऊ का मेल अगर आप छोटे ऊ या बड़े ऊ से करोगे तो आपका बेटा यही बनकर तैयार होगा। और ये सबके सब जो है ना ये किस संधि में काम करते हैं, जब हम संधि पढ़ेंगे ना तो एक संधि होती है जिसका नाम होता है दीर्घ संधि, जो स्वर संधि में, क्योंकि स्वर संधि के 5 वेद होते हैं, 5 वेद में एक संधि होती है दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकह सवर्ण दीर्घ।
क्या होता है बेटा, अकह श्रवण है दीर्घ, ये दीर्घ संधि का सूत्र होता है। और दीर्घ संधि के सूत्र में बेटा ये 3 स्वरों के योग से ही दीर्घ संधि आपकी बनती है, अर्थात समान स्वरों के मेल से जो संधि बनती है उसको कहा जाता है दीर्घ संधि। और पूर्ण दीर्घ स्वर कितने होते हैं बेटा, आपके 3 होते हैं। देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, ये सबके सब किस संधि का काम कर रहे हैं बेटा, ये सबके सब किस संधि का काम करके हैं, दीर्घ संधि का। ये इनका प्रयोग किस संधि में होता है, दीर्घ संधि में। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल में आपको बता दूं, जैसे मैंने एक शब्द लिखा बेटा, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, विद्या प्लस के क्या लिखा मैंने, आल्य। क्या लिखा बेटा है ना, विद्या प्लस के आल्य। तो विद्यालय में आप देखोगे, कैसे देखो, आपने इस शब्द का अंतिम बड़ उठाया तो अंतिम बड़ क्या आया बेटा यहाँ पर आ। आपने इस शब्द का प्रथम बड़ उठाया तो क्या आ गया आ। और जब बेटा आ का मेल चाहे आ से कर लो या ए का मेल चाहे आ से कर लो तो आपका बनकर तैयार क्या होता है, आ। और जब ये बनकर तैयार आ होता है तो याद रखना, जब आप इसे जोड़ोगे तो आ इन दोनों के बीचों के स्थान में एक बार ही आएगा, तो ये पूरा बड़ बन जाएगा आपका क्या बेटा, विद्यालय। क्या बन जाएगा, विद्यालय। तो इसलिए कहा जाता है कि इसमें संधि कौन सी होती है भाई आपकी, कौन सी होती है संधि इसमें, इसमें होती है दीर्घ संधि। ऐसी सेम इसमें कर लो आप, जैसे मैंने आपसे कहा बेटा, मैंने कहा कपि, कपि प्लस के मैंने लिख दिया यहाँ पर ईस। क्या लिख दिया मैंने, ईस। तो यहाँ पर देखो इसका अंतिम बड़ उठाओ, यहाँ पर छोटी उठा लिया आपने, आप बड़ी उठा लिया। चाहे आप बेटा छोटी ही हो चाहे वो बड़ी हो, दोनों के योग से बननी तो कौन सी आपकी, बड़ी ही बननी है। और जब इसे जोड़ोगे तो दोनों ई तो नहीं रख सकते, एक ही रखनी है। और दोनों ई के योग से हमने क्या बनाया यहाँ पर, बड़ी। तो पूरा पोर्शन क्या बन जाएगा बेटा, बड़ी से क्या बन जाएगा आपका, कपीस। क्योंकि भाई दोनों ई उठाकर हमने यहां रख ली और दोनों ई से बनी आपकी बड़ी, तो इन दोनों में केवल कौन सी रखनी है, हमें बड़ी रखनी है। तो हमने किस पर, अब देखो रखेंगे किस पर ये बड़ी, जहां से व्यंजन में से आप कोई स्वर निकालोगे, जैसे यहां से स्वर निकाला ई, तो ये जो बनेगा ना वो इसके साथ ही लगेगा। यहां से आपने आ निकाला व्यंजन में से, तो जो भी आपका बनकर तैयार होगा वो इसके साथ ही जुड़ेगा। ऐसे आप चाहे इसके साथ कर सकते हो, इसके साथ जैसे मैंने आपसे कह दिया बेटा लघु, क्या कह दिया बेटा मैंने, लघु। लघु प्लस की मैंने लिख दिया उर्मी। क्या लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पर, उर्मी। तो यहां से देखो आपका छोटा हुआ आया, यहां से बेटा आपका बड़ा हुआ आया। चाहे छोटा हो का मेल आप बड़े से कर लो, बनना क्या आपका बड़ा हो, ठीक है। और जब बड़ा हो बन गया तो छोटे हो और बड़े की कोई जरूरत हो ही नहीं, इन दोनों के स्थान पर क्या लगाना, हमें केवल बड़ा लगाना। तो भाई साहब आप इसे लिख सकते हो लघु, और यहां से उठाया तो आप यहां लगाओ, ये तो कट जाएगा और बचा क्या आपका उर्मी। तो ये क्या बन गया बेटा आपका लघुर्मी। समझे मेरी बात, समझे। तो ऐसे करके हम संधि होती है जिसका नाम होता है दीर्घ संधि, वहां पर ये पढ़ी जाती है। मैं आपको क्लियर कर दूंगा संधि में, थोड़ा सा आपको बता दिया। तो ये आपको समझ में आएगा भैया आ ई और ओ कहां से बनते हैं। जबकि मैंने आपको 4 जो लिखवाए हैं वो लिखवाए आपको मैंने संयुक्त स्वर। किसकी बात करी बेटा मैंने आपको, संयुक्त स्वरों की, संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी लिखवाई है, 4। जिसमें कि बेटा एक तो आपका एक होता है ए, एक होता बड़ा बेटा आई, एक होता बेटा ओ, और एक होता कौन सा आपका बेटा औ। ये 4 जो होते हैं ये कौन से होते हैं बेटा आपके, ये होते हैं संयुक्त स्वर। अब इनके बारे में जान लो बेटा कि ये कितने स्वरों के योग से मिलकर बनते हैं। यो जो बनकर तैयार होता है ना, ये तब बनकर तैयार होता है जब बेटा ए या बेटा आ का मेल अगर आप बेटा छोटी या आप बड़ी से करते हो तो समझ जाना ये स्वर आपका बनकर क्या हो जाएगा, तैयार। और जो किस संधि का नियम होता है जब हम पढ़ेंगे तो ये होता है गुण संधि का नियम। किस संधि के नियम में आता है बेटा, ये गुण संधि के नियम में। ये जो स्वर है इस स्वर का प्रयोग किस संधि में करते हैं हम, गुण संधि में। और ये स्वर बनता कब है, जब ए और आ का मेल छोटी और बड़ी के साथ करते हो तो गुण संधि में जाकर ये वाला स्वर बनकर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। सेम इसकी बात करें बेटा तो ये कब बनता है, जब ए या आप आ का मेल अगर बेटा आप किससे कर रहे हो, इस ए से कर रहे हो, तो भाई ये बन जाता है वृद्धि संधि का नियम। किसका बन जाता है, वृद्धि संधि का नियम। अर्थात गुण संधि में जब एक मात्रा की वृद्धि कर देते हैं तो उसका नाम बन जाता है वृद्धि संधि। कौन सी संधि बन जाती है बेटा, वो वृद्धि संधि। तो कभी भी अगर आपसे पूछे ना कि ये जो स्वर बनकर तैयार हुआ वो किन स्वरों से मिलकर हुआ, जब ए और आ के साथ क्या लगा देते हैं और किस संधि में काम होता है, वृद्धि संधि में। सेम यही इसकी बात करें तो इसकी बात करेंगे तो बेटा ये ए और जब आ का मेल अगर आप बेटा या छोटे हो और किससे बेटा आप बड़े उसे करते हो तो फिर से एक संधि आती है जिसका नाम होता है गुण संधि। कौन सी होती है बेटा, गुण संधि। और ये किस संधि के नियम में बनता है आपका, गुण संधि के नियम में। गुण संधि का नियम ये कहता है कि जब ए और आ का मेल अगर आप छोटे हो और बड़े उसे करते हो तो भाई साहब आपका कौन सा स्वर बनकर तैयार होगा, ये ओ स्वर बनकर तैयार होगा। इससे अच्छी तरीके से याद रखना। जैसे बात करें इसकी तो ये जो बनकर तैयार होता है बेटा जब ए और बेटा आ के साथ अगर आप ये ओ मिला दोगे तब आपका भैया
किस संधि का निम्न में बनकर तैयार होगा, ये हो जाता है फिर आपसे वृद्धि संधि। किस संधि में, वृद्धि संधि में। मतलब कि भाई जहां एक मात्रा में एक और मात्रा लगा दी तो वृद्धि कर दी, और संधि कौन सी बन गई, वृद्धि संधि। तो यहां मैंने इसे डबल करा, मात्रा इसकी डबल करी तो वृद्धि संधि, एक है तो गुण संधि, डबल है तो वृद्धि संधि, एक है तो बेटा आपकी गुण संधि। अब ये सारे के सारे, अब देखो फोकस वहीं पर आ जाओ। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि बेटा इनका अगर उच्चारण स्थान देखोगे आप, ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इनका उच्चारण स्थान देखो बेटा, ये क्या हो गया आपके कंठ हो गए। इनका उच्चारण स्थान मैंने क्या लिखवाया बेटा आपको, अभी क्या लिखवाया, कंठे लिखवाया। और इनका उच्चारण स्थान मैंने क्या लिखवाया अभी आपको बेटा, तालु लिखवाया। तो आप मुझे बताओ कंठ और तालु के योग से जो ए बना नहीं बना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका उच्चारण स्थान क्या बताना है, कंठ प्लस के तालव्य। ऐसी हो कंठ और क्या हो गया ये ओष्ठ, तो कंठ प्लस के ओष्ठ्य। अब ये सारी चीजें क्लियर होगी नहीं होगी। तो कभी भी अगर आपसे एग्जाम में किसी भी लेवल का यहां से अगर क्वेश्चन पूछे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप यहां से गलती नहीं करोगे, अगर आप अच्छी तरह समझ रहे हो तो। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। जैसे मान लो मैं तुमसे अलग ही पूछने लगा वो आपसे, देखो इसका मतलब क्या होता है। मान लो वो अगर कभी भविष्य में पूछने लगा कि बताइए ए और बेटा ई के मेल से कौन सा स्वर बनकर तैयार होता है, बताइए ए और ऊ के मेल से कौन सा स्वर तैयार होता है, ऐसे करके पूछ लेता। तो ए और ई से बनेगा आपका बेटा क्या, जब ए और ई का प्रयोग करोगे तो किस संधि में, यण में, तो ये काम करेगा ए का, ये किसका काम करेगा बेटा ओ का। तो इन चीजों को भी याद रखना बेटा कि ये जो स्वर है किन से मिलकर बने। अगर हम गुण संधि का अगर मान लो विपरीत कर देते हैं 1 मिनट के लिए, तो ये काम कर जाता है यण संधि में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वो किसमें काम कर जाता है आपका, यण संधि में, ठीक है ना। जैसे मैंने देखो अभी पीछे करवाया नहीं था, वहां यण संधि में स्वर जब मैंने तोड़ा था वहां लिखवाया था मैंने ऊ, और बड़ा ऊ उसका मेल किससे करवाया था, किसी भिन्न स्वर से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ छोटा ऊ और बड़ा ऊ और कोई भिन्न स्वर है, इसका आप पलटा कर दो तो छोटा और बड़ा ऊ, छोटा ऊ हो जाएगा, और ये बाद में वही नियम लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आप ये समझाऊंगा मैं आपको संधि में, थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं कि गुण का विपरीत आपका यण होता है, और जबकि गुण में वृद्धि करोगे तो आपकी वृद्धि संधि होती है। वो सारी चीजें हैं जो आपकी लॉजिक के साथ है, संधि भी बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए करिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो अच्छी तरीके से और लिख लेना अच्छी तरीके से बेटा, ठीक है। चलिए करिए सब जने, हो गया। चलिए तो हमने क्या जाना बेटा, हमने ये जान लिया कि भाई जो स्वर होते हैं, स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है, कहां से बोलते हैं कहां से नहीं बोलते हैं, कौन से तालव्य से बोलते हैं कौन से ओष्ठ्य से बोलते हैं, सारी चीजें हमने जान ली, ठीक है। आगे क्या जानते बेटा, आगे हम लिखेंगे यहां पर कि भाई जब हमने तालव्य उच्चारण स्थान हमने जान लिया, तो हमें यह भी जानना बहुत जरूरी होता है कि भाई ऐसे कितने स्वर हैं जिनका उच्चारण अगर हम करते हैं तो वायु जो है मुख से ज्यादा निकलती है। भाई ऐसे कितने स्वर हैं जिनका उच्चारण करते हैं तो वायु मुख से कम निकलती है। तो ऐसी कंडीशन में 2 आधार बांटे गए। तो ऐसी कंडीशन में अगर पूछेगा स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो बताने पड़ते हैं आपको 2। एक तो स्वर बे हो गए जिनका उच्चारण कर रहे हैं तो मुख से वायु ज्यादा आ रही है, एक स्वर बे हो गए जिनका उच्चारण कर रहे हैं तो मुख से वायु कम आ रही है। तो इनको कहा जाता है कि प्राणत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो आप सब जने हेडिंग गिरो बेटा कि प्राणत्व के आधार पर कभी आपसे स्वर पूछे, किसके आधार पर बेटा, प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो बेटा प्राणत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बताना आपको कितने प्रकार से बेटा, 2। कितने प्रकार में बांटे गए हैं, 2। पहला अगर बात करें आपसे बेटा, तो पहला है जिसका नाम है बेटा अल्पप्राण। कौन सा है बेटा, अल्पप्राण, ठीक है। अल्पप्राण स्वर, पहला तो अल्पप्राण स्वर है। दूसरा बात करें तो दूसरा होता है बेटा महाप्राण स्वर। कौन सा बेटा, महाप्राण स्वर, ठीक है। ये अल्पप्राण और महाप्राण बेटा हम व्यंजन में ही पढ़ेंगे, ठीक है। और ये स्वर में भी होते हैं, क्योंकि व्यंजन भी बोलते हैं तो व्यंजन के उच्चारण में भी कुछ व्यंजन ऐसे होंगे जिनका उच्चारण करेंगे तो मुख से वायु कम आएगी, और कुछ व्यंजन ऐसे होंगे जिनका उच्चारण करेंगे तो मुख से वायु ज्यादा आएगी। तो ये अल्पप्राण क्या है, जरा ध्यान से देखो बेटा। अगर मैं अल्पप्राण की बेटा बात करूं आपसे, तो जो अल्पप्राण है, ये अल्पप्राण आपका 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है, ठीक है। ये किससे मिलकर बना बेटा, ये मिलकर बना है आपका अल्प प्लस के किससे, प्राण से, जिसमें अल्प का मतलब बताया गया है बेटा कम, और प्राण का मतलब बताया गया बेटा यहां पर क्या, वायु। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय
जिन स्वरों का, लिखना बेटा सब जने, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख से वायु कम निकलती हो, मुख से वायु कम निकलती है, मुख से वायु कम निकलती है, मुख से वायु कम निकलती हो, मुख से वायु कम निकलती हो, उन्हें अल्पप्राण, उन्हें अल्पप्राण स्वर कहते हैं, उन्हें अल्पप्राण स्वर कहते हैं। ठीक है भाई, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख से वायु कम निकलती है उन्हें क्या कहते हैं बेटा? अल्पप्राण स्वर कहते हैं। अब बात ये आती है कि वैसे हैं कितने स्वर, वो कितने स्वर हैं जिनका हम उच्चारण कर रहे हैं तो मुख से वायु आपकी कम आती है। तो याद रखना, उन स्वरों की, अगर अल्पप्राण स्वरों की संख्या की बात करेंगे ना बेटा, किसकी? अल्पप्राण स्वरों की अगर संख्या की बात करेंगे, तो अगर कभी भी पूछे ना कि अल्पप्राण स्वर कितने हैं, तो अल्पप्राण स्वरों की अगर कभी संख्या की बात करें ना आपसे, अल्पप्राण स्वरों की संख्या की अगर बात करें आपसे, तो बेटा संख्या कितनी बतानी है? 12। कितनी बतानी है आपको? 12 बतानी है। भाई कौन कौन से हो गए? एक तो बेटा ए हो गया, एक आपका आ हो गया, एक ई हो गया, एक बड़ा ई हो गया, एक छोटा हो गया, एक बड़ा ओ हो गया, फिर एक ए हो गया, फिर बेटा एक आई हो गया, फिर ओ हो गया, फिर आपका बड़ा, फिर आपका री, और फिर क्या हो गया आपका अंग। ये 12 स्वर ऐसे हैं बेटा जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु कम आती है, इसलिए कभी भी अल्पप्राण स्वरों की संख्या पूछेगा तो कितनी बतानी है? 12। कुल स्वर कितने? 13। तो इन 12 में बच कौन सा गया भाई? वो बचा कौन सा आपका बेटा? एह। एह को हम महाप्राण क्यों कहते हैं? क्योंकि एह के साथ एक तो ए भी बोलता है और एह के साथ आपका एक एह का मतलब है भी बोलता है। तो दो वर्ण एक साथ बोल रहे हो, एक तो आप एक वर्ण बोल रहे हो, एक बोल रहे हो आप दो, तो भाई जिसमें दो वर्ण ज्यादा बोल रहे हैं तो वायु तो ज्यादा उसमें आएगी, और जो वर्ण एक बोल रहा है तो वायु कम आएगी। तो इसलिए एह में दो वर्ण बोले जाते हैं तो वायु मुख से क्या आती है? ज्यादा आती है। इसी कारण उसको महाप्राण, क्योंकि महा का मतलब अधिक, प्राण का मतलब वायु, कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, सॉरी, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख से वायु अगर ज्यादा निकले वो क्या कहते हैं? आपके महाप्राण। तो अल्पप्राण कितने हो गए बेटा? 12। महाप्राण की अगर बात करें आपसे बेटा, तो महाप्राण, अगला पॉइंट कह रहे हो बेटा, महाप्राण की परिभाषा लिखो। महाप्राण की अगर बात करें आपसे बेटा, तो महाप्राण दो शब्दों से मिलकर बना है आपका, महा प्लस के क्या बेटा? आपका प्राण। और महा का मतलब क्या होता है बेटा? महा का मतलब होता है अधिक, और जबकि प्राण का मतलब क्या होता है बेटा? प्राण का मतलब होता है वायु। अर्थात परिभाषा कह सकते हैं, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय क्या बेटा? कि जिन व्यंजन नहीं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख से वायु अधिक निकले। मुख से वायु कैसे निकले बेटा? मुख से वायु अधिक निकले, मुख से वायु अधिक निकले, उन्हें महाप्राण, उन्हें बेटा क्या? उन्हें महाप्राण स्वर कहते हैं, उन्हें महाप्राण स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? महाप्राण स्वर कहा जाता है। और महाप्राण स्वरों की संख्या कितनी होगी बेटा? अब आप सब जने बता दोगे। महाप्राण स्वरों की संख्या, महाप्राण स्वरों की अगर संख्या पूछेगा, महाप्राण स्वरों की अगर आपसे संख्या पूछेगा तो आपको बतानी है 1। और वो 1 में बेटा आपका कौन सा? आपका अह। कौन सा आपका बेटा? ये अह। ये अह कैसा शब्द आपका? महाप्राण। तो याद रखना, अह कभी पूछे किस प्रकार का स्वर है प्राणत के आधार पर, तो आपको क्या बताना बेटा? ये महाप्राण ही बताना है। क्या बताना आपको? महाप्राण ही बताना। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ या ना इसका जवाब दो, ठीक है ना। तो सब जने बेटा लिखो यहां पर। ये तो ये थे आपके बेटा प्राणत्व के आधार पर। अगला पॉइंट घेरना सब जने। अगला पॉइंट क्या है बेटा? कि घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अगला पॉइंट क्या बेटा? यहां पर सब जने लिखो कि घोषत्व के आधार पर
स्वरों का वर्गीकरण। देखो घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर कौन से स्वर होते हैं, देखो घोषत्व के आधार पर बताया गया है कि जैसे हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय अगर स्वर तंत्र में किसी प्रकार का अगर कंपन होता है, जैसे मान लो ये एक स्वर तंत्र, मान लो ये तालु है, ये पेन आप मान लो तालु है, इस तालु पे मैंने मान लो तालु है और तालु पे मैंने एक जीभ रखी, ठीक है, मतलब जीभ नहीं, मैंने उंगली रख दी तालु पर, और जैसी मैं उंगली रख रहा हूं और उंगली को मैं उठा रहा हूं, उठाने के बाद अगर इस तालु पे थोड़ा सा भी अगर ऐसे कंपन हुआ तो इसका मतलब ये स्वर कैसा कहलाएगा आपका, कंपन वाला। और जिनमें उच्चारण करते समय अगर किसी स्वर तंत्र में कोई कंपन नहीं हुआ तो वो कहलाएगा आपका अकंपन वाला। मतलब मैं कह सकता हूं कि घोषत्व के आधार पर जो स्वर बताए गए हैं वो बताए गए हैं दो, क्योंकि घोष का मतलब होता है कंपन, कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अगर स्वर तंत्र में भिन्न प्रकार का कंपन होता उसे कहते हैं हम सघोष या घोष स्वर। और याद रखना जितने भी आपके स्वर हैं वो सभी के सभी सघोष होते हैं, क्योंकि सभी स्वरों का उच्चारण करते समय आपकी स्वर तंत्र में भिन्न प्रकार का क्या होता है, कंपन होता है। क्या होता है, कंपन। जैसे मान लो स्वर तंत्र है, मान लो ये आपका तालु है, अब तालु से मान लो कोई ई बोली, क्या बोली, ई। अब आप ई को जब यहां से मान लो ई को आप यहां से बोलोगे, ई है, आप बड़ी बोलो या छोटी बोलो, आप जब ई को बोलोगे, ई बोलकर जब बाहर को जाएगी तो इस तालु में क्या होगा बेटा, थोड़ा सा क्या होगा, कंपन टाइप का होगा। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बाद में स्वतंत्र में अगर कुछ कंपन होता है उसको कहा जाता है बेटा क्या, सघोष स्वर। और इसी याद रखना सभी के सभी स्वर बेटा सघोष होते हैं, कोई भी स्वर आपका अघोष नहीं होता है। सभी स्वरों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में किसी प्रकार का क्या होता है बेटा, कंपन ही होता है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो एक ही है तो इसलिए घोषित के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पूछेंगे तो बेटा कितने आधार पर किया गया, केवल एक ही आधार पर करा गया है। क्या बताना आपको, केवल एक ही आधार बताना, कितने प्रकार से, केवल एक ही। और वो एक कौन सा बताना आपको बेटा, वो जो एक बताना है वो बताना आपको बेटा क्या, सघोष। कौन से स्वर बेटा, सघोष या घोष स्वर। जबकि हम जब व्यंजन पढ़ते हैं तो व्यंजन में सघोष और अघोष दोनों आ जाते हैं, ठीक है। स का मतलब हो गया साथ में, घोष का मतलब हो गया सॉरी बेटा सॉरी बेटा, थोड़ा पानी पी लेते हैं ना, नहीं थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, आप फिलहाल इसे नोट करो सब जन। ठीक है, देखो बेटा सघोष की बात करें तो स का मतलब होता है साथ में और घोष का मतलब होता है कंपन। कि जिन, इसकी परिभाषा की अगर बात करें बेटा आपसे तो परिभाषा कहती है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में भिन्न प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है उसे सघोष स्वर कहते हैं, ठीक है। और मैंने क्या बताया, जितने भी स्वर है वो सब के सब क्या बेटा आपके सघोष हैं। तो इसलिए आपसे कभी पूछे कि सघोष स्वरों की संख्या, सघोष या बेटा आपके घोष स्वरों की अगर संख्या पूछेगा आपको कितनी बतानी है, 13 के 13 स्वर आपके, जो सारे स्वर अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो 13 के 13 स्वर आपके क्या होते हैं बेटा, सघोष ही होते हैं। क्या होते हैं आपके, सघोष ही होते हैं, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई कि हमने अल्पप्राण प्राणत के आधार पर जान लिए, हमने घोषित के आधार पर जान लिए, ठीक है। तो करिए सब जने, आज यही रहने देते बेटा, क्लास बहुत हो गया और अगली क्लास में पढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। चलिए, तो शानदार तरीके से अपनी ऐसी बेटा तैयारी करते रहो और जितना मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से आप लिखते रहो, एक नोट्स वगैरह बना लेना। और जैसे ये चैप्टर हो जा करेगा मैं आपको यहाँ पर वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देता रहूंगा और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट इसके बनाता रहूंगा, आप उसको करते रहना, ठीक है। चलिए बेटा, जय हिंद, अगले क्लास में मिलते हैं।